2 कॉफी, डबल शुगर। કોફી હાઉસ પ્રસ્તુત છે થોડીક મોજ, થોડીક મસ્તી, થોડીક વાતો અને થોડીક મુલાકાતોનો મંચ કોફી હાઉસ। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत और आज के हमारे मेहमान का भी स्वागत करते हैं। आज फिर से हमारे साथ है विनीता कुमारी जी। विनीता जी आपको नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। विनीता जी, आज हम बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, कुछ सर्जक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके प्रिय साहित्यकार या सर्जक कौन है तो आप किसका नाम लेंगे सबसे पहले? जी सर, वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपने लेखन से हिंदी भाषा को समृद्धि दी है जी। पर अगर मैं आज के आपके साथ बात करूं तो मैं फणीश्वरनाथ रेणु जी का नाम लेना चाहूंगी, जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार हैं और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में प्रबल उपस्थिति रखने वाले उपन्यासकार, कथाकार, रिपोर्टाज और इसके साथ साथ यात्रा वृतांत, उन्होंने कई विधाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, इसलिए वो मेरे प्रिय लेखकों में से एक हैं। जी दोस्तों, मैं विनीता कुमारी जी का परिचय आपको थोड़ा ताजा करवा देता हूँ। वो स्वयं एक लेखिका है और साथ साथ वो एक चित्रकारा भी है। मधुबनी पेंटिंग में वो बहुत अच्छा काम कर रही है। विनीता जी, अगर कोई भी सर्जक की हम बात करते हैं तो कुछ सर्जक के साथ हमारे कुछ संस्मरण होते हैं, उनकी रचनाओं के साथ हमारे कुछ संस्मरण होते हैं। तो आपने आज फणीश्वरनाथ रेणु को बातचीत के लिए क्यों चुना, वो भी बताएंगे आप? जी जी जरूर, मैं बताऊंगी आपको। दरअसल हमारे प्रिय लेखक और कवि तो बहुत होते हैं पर हमारा सौभाग्य हर बार हमारा इतना साथ नहीं देता कि हम अपने हर प्रिय लेखक के गांव या घर तक यात्रा कर सकें और उनकी जो यादें जुड़ी है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका घर है, उनकी लेखन का कमरा है और परिचित है, उनका परिवार है, उनसे हम मिल सके। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके गांव में गई हूँ। अच्छा? और जिनके घर पर मैंने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की है और ये यात्रा बहुत ही सुखद है और इस पर मैंने संस्मरण भी लिखा है और ये यादगार है, इसलिए मैं फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैंने आपके सामने नाम लिया और उस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं। तो विनीता जी, पहले हम ऐसा करते हैं कि उनका जो प्रदान है, उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके कुछ सर्जन है, उसके बारे में भी श्रोता दोस्तों को बता देते हैं। कुछ जो यानी बहुत सारे उनके रचनाएं, सर्जन हम सब ने अच्छी तरह से पढ़े हैं, लेकिन कुछ सर्जन की कुछ हम बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, सर्जन की बात मैं आपको जरूर बताती हूँ। इसके पहले मैं थोड़ा सा उनके जीवन का, उनका जन्म मैं बताना चाहूंगी कि वो दरअसल बिहार राज्य के औराही हिंगना नाम के एक गांव में, ग्रामीण परिवेश में, एक ग्रामीण किसान, मध्यम वर्गीय किसान में के परिवार में उनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 ईस्वी को और उसी जगह पर मैंने जो है यात्रा की थी। और उनके पिता का नाम श्री शीलानाथ जी और माता जी का नाम पानो देवी था। अच्छा? उनकी आरंभिक शिक्षा पहले अररिया और फिर फारबिसगंज में हुई। मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें आगे की शिक्षा के लिए बनारस भेजा गया, लेकिन वे वहां अधिक समय तक नहीं टिके और लौट आए। उन्होंने भागलपुर के कॉलेज में दाखिला लिया और सक्रिय राजनीति में संलग्न होने लगे और यही वह समय था जब समाजवादी आंदोलन के प्रभाव में भी वो आ गए थे। लेकिन कालांतर में जब वो और परिपक्व हुए तब वो धीरे धीरे हिंदी साहित्य की ओर उनका रुझान बढ़ने लगा और उन्होंने साहित्य की सेवा में अपना जीवन अर्पित करने का निर्णय लिया। जी, इस तरीके से वो आगे बढ़े थे। जी इंदिरा जी, आज हम बात करने फणीश्वरनाथ रेणु के सर्जन के बारे में, उनके कुछ संस्मरण हम ताजा कर रहे हैं। हमने बात की कि आपने आज फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में बात करना क्यों चुना, वो बात हमने की। अभी उनके जो सर्जन है, उनके जो रचना है, उनकी खासियत क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हम? जी सर, वैसे तो उन्होंने अलग अलग विधाओं में बहुत लेखन किया है, लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली है वो उनके उपन्यासों से मिली है। उनका जो प्रमुख उपन्यास है वो है मैला आंचल, परती परिक्रथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, यह उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा उन्होंने कहानी संग्रह भी कई सारे प्रकाशित किए
जिसमें ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, मेरी प्रिय कहानियां, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी इत्यादि है। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताना चाहूंगी। उनकी चर्चित कहानियों में एक कहानी है मारे गए गुलफाम। अच्छा। ये जो मारे गए गुलफाम है, ये एक बहुत ही छोटी सी कथा है जिसके आधार पर राज कपूर साहब ने एक बहुत ही प्रसिद्ध सिनेमा जगत में फिल्म बनाई है जिसका नाम है तीसरी कसम। अच्छा। तो जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसमें राज कपूर साहब के साथ स्वयं वहीदा रहमान जी ने अभिनय किया है। और यह जो सिनेमा है वो हिंदी सिनेमा जगत में मील का पत्थर साबित हुई जी। मैं आपको बता दूं कि इस सिनेमा के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये अपने समय से 50-60 साल आगे की कहानी को दर्शा रही है। मतलब कि एक इतने छोटे से गांव में जन्म रचनाकार का हुआ, उन्होंने अपने समय में ऐसी कहानी लिखी जिसमें राज कपूर साहब ने फिल्म बना दी, और वो भी तब के समय की, जो कि 50 साल बाद दिखानी चाहिए थी। बहुत ही बढ़िया है इसकी कहानी, और बहुत अच्छे से इस फिल्म में अभिनय भी किया है। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्टाज, संस्मरण और निबंध भी लिखा है, जिसमें एक जो पुस्तक है वन तुलसी की गंध, ये वही पुस्तक है जो जब मैं उनके घर पहुंची थी तब उनके फणीश्वरनाथ रेणु जी के पुत्र ने वन तुलसी की गंध पुस्तक उनकी मुझे भेंट स्वरूप दी। क्या बात है, बहुत अच्छा। जी सर। यानी आपके पास एक बहुत बड़ा संस्मरण जो बहुत सालों तक आपके साथ रहेगा, आपके साथ एक बहुत बड़ा संस्मरण आपके पास हो गया। सही बात है ना? जी। विनीता जी, हम उनकी जो लेखन की खासियत के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि उनकी लेखन की खासियत क्या थी? बिल्कुल, ये बहुत ही, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रेणु जी को जिस रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है वो खासियत है उनके लेखन में आंचलिकता। जी देखिए, रेणु जी से पहले प्रेमचंद जी ने भी भारतीय किसानों को, दबे कुचले वर्गों को केंद्र में रखकर बहुत अच्छी अच्छी कृतियां दी हैं, जो कि कालजयी कृतियां हैं, जिसमें गोदान का नाम तो लगभग हर हिंदुस्तानी जानता है। पर वो भी आंचलिक उपन्यास के प्रॉपर श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आंचलिक उपन्यास जो मैला आंचल नाम से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है, उन्होंने इस पुस्तक में किसी किरदार को केंद्र में नहीं रखा है। इस पुस्तक में वैसे बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो उस पूरे क्षेत्र को उसकी समग्रता में, उसकी संस्कृति में और उसके लोकगीतों के साथ में उन्होंने उसको रेखांकित किया है। अगर मैं आपको कम शब्दों में बताऊं तो उन्होंने अपने पुस्तक मैला आंचल में उस अंचल विशेष को ही उस पुस्तक के हीरो के रूप में, उस पुस्तक के मुख्य किरदार के रूप में प्रस्तुत किया है, और ये अपने आप में बहुत अनूठी बात है। और ये आंचलिकता को वो सही मायने में मुख्य धारा में लेकर आने वाले पहले उपन्यासकार हैं। ये उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत है, और उनकी खासियत की वजह से ही उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया और उनके नाम पर टिकट भी जारी किया है। जी विनीता जी, अगर आंचलिक उपन्यास का अगर हम सही तात्पर्य हमें बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं? जी, वही जो मैं अभी आपको बता रही थी कि किसी मानव किरदार को केंद्र में न रखकर किसी अंचल विशेष को उन्होंने केंद्र में रखकर वहां की सारी भौगोलिक स्थितियां, वहां की सारी सांस्कृतिक स्थितियां, वहां के लोकगीत, वहां पर जिस तरह के भी विश्वास और अंधविश्वास, सभी चीजों को उन्होंने मुख्य धारा में ला करके जो प्रस्तुत किया, वो आंचलिकता का सही तात्पर्य वही है। उन्होंने अपनी पुस्तक के पहले पृष्ठ पे लिखा है कि मैला आंचल जो है वो एक ऐसा उपन्यास है जिसमें फूल भी है, शूल भी है और धूल भी है। क्या बात है! मतलब इसमें फूल भी है, कांटे भी हैं और धूल मतलब गंदगी भी। क्योंकि किसी भी अंचल को अगर आप देखेंगे, वो भारतवर्ष के आप किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पे सिर्फ हरियाली और सिर्फ खूबसूरती नहीं होती है, वहां पर अंधविश्वास भी होते हैं और बहुत तरह की चीजें होती हैं, नकारात्मक चीजें। तो उन्होंने किसी भी पहलू को अनछुआ नहीं रखा है, उन्होंने हर एक तथ्य को उजागर किया है। यही उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत है, मील का पत्थर है, इसलिए मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं तो वास्तविकता से दूर गए बगैर उन्होंने अपनी बात कही, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत 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 अच्छे से उन्होंने बात कही है और यह एक पढ़ने लायक उपन्यास है अगर आप भारत के ग्रामीण परिवेश को समझना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात है
कि यह जो पुस्तक है वो स्वतंत्रता से पहले की कहानी से शुरुआत होती है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत देश की स्थिति जैसी बनी थी, जैसा एक स्वप्न देखा जा रहा था कि स्वतंत्र हो जाएंगे हम तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हर तरफ खुशहाली हो जाएगी। अगर व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो सिर्फ चढ़ाव नहीं होता है, उतार भी होता है जीवन में। उन्होंने उन सभी उतार चढ़ाव को, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भी उतार चढ़ाव को उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णित किया है इस पुस्तक में। मीरा जी आते हैं संस्मरण पर। आपने उनके जो हमारे जो सर्जक है उनके घर गए, आप उनके परिवारजनों से मिले, वहां बहुत से संस्मरण आपके साथ ऐसे जुड़ गए, तो वो संस्मरण की बात कुछ हम श्रोता दोस्तों को बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मैं बताना चाहूंगी। दरअसल सालों से मेरी चाहत थी कि हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार एवं मील के पत्थर श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी की जन्मस्थली औराही हिंगना के मैं दर्शन करके आ जाऊं। दरअसल जब मेरी शादी फारबिसगंज नाम के गांव में ही हुई है, जो उनकी भी जन्मस्थली है, तो जब से वहां मेरा विवाह तय हुआ था, तब से मेरे अंदर ये सपना बन गया था कि मैं कभी तो उनके घर जाऊं और देख के आऊं कि वो कैसी जगह है जहां इतने बड़े रचनाकार ने इतनी बड़ी बड़ी रचनाओं को जन्म दिया था। अपने अंचल के प्रति मेरा प्रेम और स्नेह भी कहीं ना कहीं मुझे रेणु जी के व्यक्तित्व से जोड़ता ही था। तो रेणु जी का अपने अंचल से प्रेम उनकी रचनाओं में झलकता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जब से मैंने मैला अंचल पढ़ा ना, तब से मुझे एकदम अंदर वो हो गया कि मैं जाऊंगी और जरूर एक दिन उनका घर और उनका गांव अपनी आंखों से देख करके आऊंगी। मैं उस परिवेश को देखना चाहती थी जहां एक जमाने में ऐसे महान लेखक की लेखनी फल फूल रही थी। और देखिए 13 मई 2017 के दिन ये जो मेरा स्वप्न है वो पूर्ण हुआ और हम वहां पहुंचे। गांव की सड़क थी, आप तो जानते ही हैं कि वहां गांव में कितनी स्वच्छता होती है और कितना खुला हुआ वातावरण होता है, कितनी हरियाली होती है। हमें लगभग 14 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, जो हमने स्कूटी से तय किया था। अच्छा। जी। और थोड़ी थोड़ी देर में बारिश की ठंडी फाहें जो है, बूंदे जो है वो गिर रही थी धरती पर, ऐसा मौसम था वो। और सड़क के दोनों तरफ जहां भी नजरें जाती वहां हर तरफ हरे भरे खेत मिलते, बीच बीच में आम और महुआ के पेड़ भी दिखे। मेरी आंखों के सामने मैला अंचल के कुछ दृश्य आए जिसमें भारत माता ग्राम वासिनी के धूल भरे मैले से आंचल का वर्णन है। वो रास्ता वैसा ही है, अगर आप कभी उस गांव की तरफ जाएंगे तो सच में ऐसा लगेगा भारत माता ग्राम वासिनी ही है। जी। तो पगडंडियों जैसी सड़कों से होकर के, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो जैसे तैसे हम वहां आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम गांव के भीतर जा रहे थे वैसे वैसे ग्रामीणों की दृष्टि में छिपा प्रश्नवाचक भाव और गहरा होता जा रहा था। तो गांव के भीतरी सड़क पर गलत मोड़ ले लिया हमने एक जगह, उसकी वजह से हम गांव के बाहर वाली सड़क पे जाने लग गए। जी। फिर हमने आसपास जो लोग दिखते हम उनसे पूछना हमने शुरू किया। आपको मैं क्या बताऊं कि रेणु जी के निवास तक पहुंचने के लिए हमने जितनी भी बार ग्रामीण बच्चों और महिलाओं से जो कुछ भी पूछताछ की, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब बकरियां चराते निरक्षर दिख रहे बच्चे और घास छीलती या गोबर का गोईठा थापती औरतें भी, गोईठा उपलों को कहते हैं, औरतें भी रेणु जी के व्यक्तित्व से भली भांति परिचित थी। क्या बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था और सबको रेणु जी के घर का पता मालूम था। उन सब ने हमारा मार्गदर्शन अपने अपने तरीके से किया। उस वक्त मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि यदि यहाँ गाय बकरियों से भी पूछा जाए तो शायद वो भी हमें रेणु जी के घर तक पहुंचा दे। इतना सुखद था। ये ख्याल याद करके मैं आज भी मुस्कुरा देती हूँ। अच्छा, एक और बात जो सुखद आश्चर्य का कारण बनी वो थी गांव की साफ सफाई। अच्छा। इतनी साफ सुथरी सड़कें, न कहीं कोई गंदगी, न प्लास्टिक का नामो निशान, ना कहीं जल जमाव या गंदा नाला, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के सफलतम हिस्से में हम विचरण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। मक्के के लहलहाते खेतों और गाय भैंसों के झुंडों से स्वयं को निकालते हुए हम अंततः रेणु जी के निवास के सामने पहुंच गए थे। और मुख्य द्वार के दाहिने ओर लगे अनार की झाड़ी फूलों से लदी हुई थी। कच्चे कैंपस में कई तरह के पौधे गर्व से सीना ताने यूं खड़े थे जैसे रेणु जी के बगीचे में उनकी उपस्थिति कितने सौभाग्य की बात थी। जी। मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही भाव आ रहे थे। आए भी क्यों नहीं, मेरा वर्षों पुराना स्वप्न जो पूरा हुआ था, आज वहां पहुंचते ही आसपास खेलते कूदते बच्चे मुस्कुराते हुए हमारे करीब आ गए थे।
तो बहुत अच्छा लगा था वहां पहुंच के। जी, तो वहां आपने गांव के लोगों से भी बातचीत की, उनके परिवारजनों से भी बातचीत की, वो संस्मरण भी ताजा करेंगे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। वहां जब हम पहुंचे उनके घर पर तो एक बड़ा सा बरामदा था, कच्ची मिट्टी का पहले आंगन जैसा था, उसके बाद वो बरामदा था। और शायद कुछ कार्यक्रम थोड़े दिन पहले ही वहां पर हुआ था, बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि वहां पर उसके बैनर्स बहुत सारे लगे हुए थे जिसपे रेणु जी की फोटोज थे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उस पर लिखे हुए थे। वहां थोड़ी देर हमने प्रतीक्षा की तो रेणु जी के पोते ने हमारा स्वागत किया। अच्छा। बाहर आकर के। और घर के आगे जो बड़ा वाला हिस्सा था जहां पर कई कुर्सियां और बड़े बड़े टेबल लगे थे, हम वहीं पर पड़ी, कुछ कुर्सियां पड़ी थी, वहीं हम बैठ गए। थोड़ी देर की प्रतीक्षा के बाद रेणु जी के द्वितीय सुपुत्र, जिनका नाम श्री अपराजित राय हैं, जिन्हें स्थानीय लोग अप्पू जी के नाम से जानते हैं। जी, तो वो बाहर आए और अभिवादन हुआ, परिचय हुआ और उसके बाद फिर वो बहुत खुश हुए। उन्हें जब पता चला कि उसी गांव की मैं पुत्र वधू हूँ और गुजरात में रह रही हूँ, अहमदाबाद में, और रेणु जी के लेखन से इतनी मैं प्रभावित हूँ कि मैंने ये सब यात्रा तय करके मैं वहां पहुंची हूँ मिलने के लिए, वो जगह देखना चाहती हूँ। वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने रेणु जी के बारे में बातचीत प्रारंभ की और उन्हें हमें बहुत सारी बातें बताई। जब रेणु जी थे वो कैसे लेखन करते थे और किस तरीके से उनका जीवन चलता था, वो सारी बातें उन्होंने हमें बताई। यानी आप एक अलग भाव जगत में अपने आपको अपने अलग भाव जगत में पाए, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपराजित राय जी जो हैं उनके द्वितीय सुपुत्र, उन्होंने हमें रेणु जी के लेखन और उनके जीवन से संबंधित अनेक जानकारियों से अवगत कराया, जो कि पुस्तक जो मैला अंचल मैंने पढ़ा था उपन्यास, तो उसको पढ़ते हुए मुझे वो सब जानकारियां हासिल नहीं हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा जानकर, रोंगटे खड़े हो रहे थे सब समझते हुए, तो बहुत अच्छा लगा था वहां। विनीता जी, आप हमारे जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये बातें सुन रहे हैं, उनको क्या बात अंत में कहना चाहेगी? जी, मैं यही बताना चाहूंगी कि थोड़ी सी परिचर्चा जो हमने की 1-1.5 घंटे की अपराजित राय के साथ, उसके बाद वो हमें स्वयं ही उन्होंने सामने से कहा कि आप चलिए उस कमरे में चलिए जहां पर पिताजी बैठ करके लेखन का कार्य करते थे। उस कमरे को उन्होंने एक जैसे संग्रहालय होता है, एक मंदिर होता है, उस तरीके से उन लोगों ने उस कमरे को अभी रखा हुआ है, बिल्कुल जस का तस। उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। अच्छा। जी, तो घर के अंदर जब मैं पहुंची तो परिवार के अन्य लोगों से भी मुलाकात हुई और उस कमरे में के सामने जब मैं पहुंची हूँ, जिस कमरे में बैठकर पूरी रात डिबरी की मध्यम रोशनी में रेणु जी की कलम लगातार चलती रहती थी, वो कमरा क्या था मैं बताऊं, एक कच्ची कोठरी ही थी जिसे अभी तक उसी रूप में रखा गया था। अच्छा। जैसा रेणु जी के समय में होता था। रेणु जी को नमन करते हुए मैंने उस कमरे में कदम रखा। भीतर प्रवेश करते ही न जाने क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए और 2 मिनट शांत खड़े रहकर मैंने मन ही मन रेणु जी की पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि दी। कमरे में हर तरफ रेणु जी की तस्वीरें और उनकी पुरानी चीजें रखी हुई थी। मैं उनकी हर एक तस्वीर भाव विभोर से निहार रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उस महान साहित्यकार की जमीन पर खड़ी हूँ जिनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपको मौका मिले, आप अपने प्रिय लेखक या कवि या जो भी रचनाकार हैं, अगर आपको मौका मिलता है जीवन में कभी भी, तो आप उनके निवास पर जरूर जाएं और जरूर देखें, उस जगह को का गवाह बने जहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी रचनाओं का सृजन किया है। बहुत अच्छा। तो विनीता जी, आपने हम सभी को आप एक अलग भाव जगत में आपने हमें यात्रा करा दी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, एक अलग अनुभव आपसे बात करने का हम सबका रहा। तो फिर से कभी मिलेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जरूर जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। કોફી હાઉસ હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા થોડીક મોજ, થોડીક મસ્તી, થોડીક વાતો અને થોડીક મુલાકાતોનો મંચ કોફી હાઉસ।